अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, अपन इसकी नोट्स पढ़ चुके थे, मैं एनसीईआरटी पढ़ लेता है इसके। चलो, पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम हाइपोफाइसिस भी है। क्या है? हाइपोफाइसिस है ना, एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस है ना। ठीक है, देखो स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत छोटा ग्लैंड है। ठीक, द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्सिका। कौन सी बोन के अंदर है कैविटी? हाँ, ये तो कैविटी का नाम है सेला टर्सिका, लेकिन कौन सी बोन में हो? स्फिनोइड में है, इथेमॉइड में है, कौन सी बोन में? स्फिनोइड बोन में। बोनी कैविटी यानी बोन से बनी हुई कैविटी है ना। जैसे ये सॉकेट ऑफ द आई जो हमारे जिसमें आंख है, वो क्या एक बोनी कैविटी है ना। जैसे ईयर है, अब ये जो कैविटी अपने अंदर की है बोनी कैविटी नहीं है, नॉर्मल कैविटी अपनी है ना, कार्टिलेज वगैरह की। ठीक है, लेकिन ये जो है बोनी कैविटी के अंदर है, एक बोन की कैविटी है, एक बोन की कैविटी बनी है, उसके अंदर है सेला टर्सिका। उसको उस कैविटी को सेला टर्सिका बोलते हैं। और वो कौन सी बोन में है? वो स्फिनोइड बोन में। attached to the thymus sella turcica and is attached to the thymus by a stalk। ये तो अपन देख चुके, थाइमस के नीचे रहता करके, हाँ, ब्रेन के अंदर। ठीक है, हाइपोथैलेमस के, सॉरी थाइमस नहीं, हाइपोथैलेमस के नीचे रहता है। ठीक है, स्टॉक अटैच टू दी थाइमस बाय अ स्टॉक। स्टॉक बोलते हैं किसी डंडी, स्टॉक। हाँ, जैसे हाँ वो रहता है ना, सेब, सेब की किसी डंडी आती है जिससे सेब लटका हुआ रहता है, उसको स्टॉक बोलते हैं। तो वो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, इस तरीके से तुम्हारी ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस, और ये डंडी गई है, इस डंडी है, इस डंडी से फिर पिट्यूटरी अटैच है ना। देखो ये हाइपोथैलेमस, ये हाइपोथैलेमस से इस तरीके से डंडी है, इससे फिर पिट्यूटरी अटैच, इसको बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक। ठीक है, अब देखो आगे, इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इनटू एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पिट्यूटरी को अपन ने दो में डिवाइड कर दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड दो में डिवाइड कर दी, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। अभी बोला मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का साइंटिफिक नेम क्या होगा? हाइपोफाइसिस है ना, दूसरा नाम क्या है उसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है हाइपोफाइसिस। तो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। अब इसमें फर्दर एडिनो में फर्दर दो पोर्शन है, कौन से? एक है एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको अपन डिस्टल पार्स डिस्टालिस कहते हैं, और एक है पार्स इंटरमीडिया, इसका एक ही नाम पार्स इंटरमीडिया, और इसके दो नाम और है, इसको अपन पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं और पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। ठीक है, तो एडिनो हाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन, pars distalis and pars intermedia. The pars distalis region of pituitary, commonly called anterior pituitary, produces hormones. ये कितने तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करती है? 6 है ना। ग्रोथ हार्मोन, उसके बाद में प्रोलैक्टिन, PRL बोले, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन जी नहीं, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं, ये प्रोलैक्टिन है सिर्फ, प्रोलैक्टिन। ठीक है, GH क्या बोले? बाकी हाँ, बाकी सब स्टिमुलेट। ये ग्रोथ हार्मोन भी बोले तो क्या ग्रोथ कराने वाला है ना, ग्रोथ को स्टिमुलेट कराने वाले है, फिर ग्रोथ कराने वाला है बोल सकते हैं जनरली। ये देखो, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। फिर एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये भी स्टिमुलेटिंग है। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेटिंग है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेटिंग है। उसके बाद में क्या है? देखो 6 हो गया, 3 और 3 6, बस यही 6 हार्मोन। ऊपर जो है वो मतलब वो अपना काम ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, ये सारे हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ बिल्कुल। इनको, इनका जो रेगुलेशन है, इनका जो सिक्रीशन है, वो कंट्रोल किया जाएगा बाई हाइपोथैलेमस, बाई पोर्टल सर्कुलेशन। ये 6 हार्मोन जो है ना, इनका सिक्रीशन कौन कंट्रोल करेगा? अपना हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो देखो ग्रोथ हार्मोन GH, प्रोलैक्टिन PRL, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन,
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पार्स इंटरमीडिया सिक्रेट ओनली वन हार्मोन। जो पार्स इंटरमीडिया है वो क्या करता है, बोलता सिर्फ एक ही हार्मोन सिक्रेट करता है, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। However, in humans, the pars intermedia is almost merged with pars distalis. ह्यूमंस में क्या रहता है, बोलते हैं ये बहुत तीन पार्ट नहीं है। देखो पिट्यूटरी के ह्यूमंस में तीन रीजन नहीं है, बेसिकली दो ही रीजन है। यानी ये वाला जो रीजन है सेंटर का पार्स इंटरमीडिया और सामने वाला ये दोनों मर्ज है, एक ही है, उसको अलग अलग नहीं गिनते अपन। पार्स इंटरमीडिया और पार्स डिस्टालिस को मिलाकर अपन एडिनो हाइपोफाइसिस बोल देते, और ये मर्ज है, तुमको एक ही नजर आएगा, अलग अलग इसमें कोई डिफरेंशिएशन कोई अलग पार्ट नजर नहीं आने वाले। ह्यूमंस के अंदर वो मर्ज है, कौन कौन, पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। समझे बात, चलो। हाँ, न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसका नाम क्या है, देखो विथ, हाँ, पार्स नर्वोसा ऑल्सो नोन एज पोस्टेरियर पिट्यूटरी। तो इसके तीन नाम हो गए, न्यूरो हाइपोफाइसिस, पार्स नर्वोसा और पोस्टेरियर पिट्यूटरी। स्टोर्स एंड रिलीज टू हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। तो ये क्या करता है, दो हार्मोन को स्टोर करता है, ये प्रोड्यूस कोई भी हार्मोन नहीं करता है ना, इसका खुद का कोई हार्मोन नहीं है। ये क्या करेंगे, स्टोर करेंगे हाइपोथैलेमस से जो दो हार्मोन आने वाले ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये दोनों हार्मोन को स्टोर करेंगे और उसको रिलीज करेंगे। हाँ, which are actually synthesized by hypothalamus and are transported anatomically to neurohypophysis। सॉरी एक्सोनली, हाँ एक्सॉन के मतलब एक्सॉन के जरिए वो न्यूरोहाइपोफाइसिस तक के लाए गए, बनाया हाइपोथैलेमस ने और एक्सॉन की मदद से उसको न्यूरोहाइपोफाइसिस में बाय डायरेक्ट न्यूरॉन। ठीक है। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से क्या होने वाला है, जाइगेंटिज्म, है ना। ओवर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द बॉडी लीडिंग टू जाइगेंटिज्म, एंड लो सिक्रेशन ऑफ GH ग्रोथ हार्मोन रिजल्ट इन स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड बोले तो छोटे हो जाना, स्टंटेड बोले तो रुक जाना, स्टंटेड ग्रोथ यानी ग्रोथ का रुक जाना, रिजल्टिंग इन पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। अब देखो पिट्यूटरी छोटी नहीं होगी उससे, ये जो GH ग्रोथ हार्मोन का जो कम रिलीज हुआ उससे पिट्यूटरी छोटी नहीं हुई, लेकिन पिट्यूटरी के हार्मोन की वजह से ग्रोथ रुक गई ना, तो इसलिए उसको पिट्यूटरी डॉर्फिज्म बोलते। समझ पाए, इससे ये नहीं समझना कि पिट्यूटरी ग्लैंड छोटा रह गया करके, नहीं। Excess secretion of growth hormone in adults, especially in mid-age, can result in severe disfigurement, especially of the face, called acromegaly। अब यही चीज अडल्ट एज में हो जाए, यानी फॉर एग्जांपल जवान होने के बाद में क्या हो, एक्सेस सिक्रीशन चालू हो जाए ग्रोथ हार्मोन का, तो उससे तुमको जाइगेंटिज्म नहीं होगी, उससे अब एक्रोमेगैली होगी। क्या होगी, एक्रोमेगैली। हाँ, डिसफिगरमेंट यानी फेस का बिगड़ जाना, डिसफिगर यानी प्रॉपर एक फिगर में रहकर ये हड्डियां बढ़ने लग गई, ये सारी चीजें बढ़ने लग गई, उसको बोलेंगे एक्रोमेगैली। विच मे लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ना, बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है उससे, एंड प्रीमेच्योर डेथ इफ अनचेक, और मर भी सकते हैं अगर चेक नहीं किए तो। ठीक, द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेजेस एंड ऑफन गोज अनडिटेक्टेड फॉर मेनी ईयर्स। और ये जो बीमारी है वो क्या होंगे बोलते, अगर तुमने चेक नहीं करे तो प्रीमेच्योर डेथ हो सकती है। हार्ड है, मुश्किल है डायग्नोस करने के लिए। देखो, द डिजीज इज हार्ड टू डायग्नोस इन द अर्ली स्टेजेस, यानी पहले पता ही नहीं चलता ना एक्रोमेगैली हुई या नहीं हुई, ग्रोथ, क्योंकि धीरे 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 फेस का डिसफिगरमेंट चालू होता, तो स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता अपने कि कुछ ऐसा भी हो रहा है करके, इसीलिए उसको डिजीज का, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड आया अपने में ना, कैंसर है ये, इनके सिम्टम्स पहले ही पता चल जाता। देखो, हाँ, और जैसे दूसरी बीमारी है ना अपने को कोई, तो वो जल्दी पता चल जाती है, जैसे टाइफाइड है, मलेरिया है, ये जो सारी बीमारी है ये पता चल गया, अपन इलाज कर लिए। लेकिन ये जो बीमारी है एक्रोमेगैली, इसके इनिशियल स्टेज में कोई सिम्टम्स तुमको दिखाई नहीं देते, इसलिए इसका डायग्नोस करना, इसकी पहचान करना मुश्किल है, इसीलिए बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कॉज हो जाती है। समझ में आ गई बात, चलो। Until
until until changes in external features become noticeable. जब तक के बाहर का अगर कोई चेंजेस नजर नहीं आए तब तक तुम इंटरनली नहीं बोल सकते। अपन इंटरनली बता सकते हैं, क्या हम इंटरनली बता सकते हैं कि पिट्यूटरी अब ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस करने लगी, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस हो रहा? नहीं। जब तक कि हमारे को फेस के डिसफिगरमेंट नजर नहीं आएगा, एक्सटर्नल फीचर्स नजर नहीं आएंगे, तब तक बता नहीं सकते। इसीलिए इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ भी कराएगा, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, उसमें मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड। ACTH adrenocorticotropic hormone stimulate the synthesis and secretion of steroid hormones called glucocorticoids from the adrenal cortex। अब इसको ऐसा ना याद रखे, सीधे सीधे ऐसा याद रखो कि एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज करेंगे, सिंपल। क्योंकि जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ लेंगे तो तब ये लाइन का मतलब असल में समझ में आएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या, ऐसा वैसा जो है वो सारी चीजें समझ में आएंगी। सिंपली ऐसा याद रखो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स पे जाएगा, उस पर एक्ट करेगा और उससे हार्मोन का रिलीज कराने वाला। LH and FSH stimulate gonadotropins activity and hence called gonadotropins, gonadal activity। देखो LH और FSH क्या करते हैं, बोलते टेस्टिस और ओवरीज की जो एक्टिविटी है उनको स्टिमुलेट करते हैं ना, उनके हार्मोन रिलीज कराते हैं, इसलिए उनको गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं कंबाइनली। इन मेल्स के अंदर LH क्या करेंगे, LH टेस्टिस पर जाकर एक्ट करेंगे और एंड्रोजन को सिक्रीट करेंगे। इन मेल्स LH stimulates the synthesis and secretion of hormones called androgens from testes. In males, FSH and androgens regulate the spermatogenesis। FSH और ये एंड्रोजेंस मिलकर स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म का प्रोडक्शन कराने वाले, सिंपल। इन फीमेल्स LH induces ovulation of fully mature follicle Graafian follicle and maintains the corpus luteum formed from the remnant of the Graafian follicle after ovulation। अब देखो ये लाइन को तुमको यहाँ पर इतना अच्छा मतलब समझ में आने वाला नहीं है ना, जो लाइन है ना एनसीईआरटी की LH के बारे में, FSH के बारे में, तो इसका इतना क्लियर कट मतलब समझ में आने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन जब पढ़ लेंगे तो तब सारी चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ क्या बोला उसने, देखो LH से इंड्यूस ओव्यूलेशन होता, ओव्यूलेशन होने से क्या होता, बोलते ग्राफियन जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है वो क्या में कन्वर्ट हो जाता, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, फॉर्म्ड फ्रॉम द रेमिनेंट्स ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन। इसको तुम इग्नोर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि समझाते नहीं पढ़ सकता ना उसको। रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद में उसको सुकून से एक मतलब डबल पढ़ लेंगे, ठीक है। FSH स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ओवरियन फॉलिकल इन फीमेल्स, ठीक है। FSH क्या करेगा, ओवरियन फॉलिकल की ग्रोथ फीमेल्स के अंदर, उसका नाम ही है ना फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो फॉलिकल्स की ग्रोथ कराने वाला, सिंपल। फॉलिकल यानी जो सेल्स रहते, कल बताया था ना मैंने फॉलिकल्स, वो ठीक। अब देखो यहां से सुनो, ठीक, ये FSH LH को इग्नोर करो, अब यहां से सुनो। MSH acts on the melanocytes, melanin containing cells and regulates pigmentation of the skin। तो स्किन का कलर रेगुलेट, जिसमें मेलानिन ज्यादा सिक्रेट हुआ उसकी स्किन ज्यादा डार्क होगी, जिसमें कम सिक्रेट हुआ उसकी स्किन कम डार्क होगी, ठीक है। Oxytocin act on the smooth muscles of our body and stimulate their contraction in females। It stimulates a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth। ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, हमारे स्मूथ मसल्स पे यानी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, बर्थ के टाइम पर क्या होता है जो स्मूथ मसल्स रहती है यूटेरस की उसके ऊपर एक्ट करता है और जो रिलीज है बर्थ के अंदर, चाइल्ड बर्थ के अंदर हेल्प करने वाले है ना, तो उसके ऊपर जब एक्ट करेगा तो उससे क्या होगा, पार्चुरेशन हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी बेबी की। समझ में आई बात? जब यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बेबी बाहर आ जाएगा ना, तो उसी को बोलते हैं क्या, बर्थ, सिंपल। तो बर्थ के अंदर डायरेक्ट बेबी की बर्थ में हेल्प करने वाला ऑक्सीटोसिन, और दूसरा मिल्क इजेक्शन के अंदर मदद करने वाला है ना, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन में भी मदद करने वाला है। वासोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट resorption of water and electrolytes by the distal
tubes and thereby reduces loss of water through urine. अब ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर क्लियर नहीं होने वाला है, ये फंक्शन कहाँ क्लियर होगा तुमको? एक्सक्रीशन में। एक्सक्रीशन में तुम पढ़ने वाले हैं कि जो तुम्हारा एडीएच रहता है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, कंडीशनल एब्जॉर्प्शन, यानी कभी गर्मी है, बहुत सारी धूप है, तो धूप में बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी लॉस होने के चांसेस रहते हैं। तो तुमने देखे होंगे धूप में पेशाब कम आता है, यूरिनेशन कम होता है ना, अपन कम करते हैं। हाँ यही करता हूँ, हाँ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यही करने वाला है। तो धूप के टाइम पर अपने को पेशाब आता कि नहीं आता? क्यों क्यों नहीं आता वो? क्योंकि ये क्या करता धूप के टाइम पर, क्योंकि पानी वैसे भी पसीने के जरिए इसके जरिए लॉस होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती और टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, इसीलिए वो क्या करता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। अब इस कंडीशन में अगर पेशाब भी ज़्यादा आने लगा तो बॉडी में तो फिर भी पानी नहीं बचेगा, इसलिए क्या करना है अपने को कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड जो ट्यूब्यूल है ना, पीसीटी डीसीटी पढ़े ना, तो डीसीटी से वाटर का सोडियम का एब्जॉर्प्शन कर लिया तो पानी यूरिन के थ्रू बहुत कम पास होगा, समझो? ठीक, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। डायूरेसिस यानी थ्रू यूरिन, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज नोन एज डायूरेसिस। क्या बोले आपने? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन इज नोन एज डायूरेसिस। तो डायूरेसिस से प्रिवेंट कर लिया, बचा लिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। एन इम्पेयरमेंट यानी खराबी, इम्पेयरमेंट बोले तो खराबी, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस और रिलीज ऑफ एडीएच रिजल्ट इन दिस। अब देखो अगर खराबी आ गई, अब अगर फॉर एग्जांपल एडीएच रिलीज नहीं हो रहा है तो क्या होने वाला है? अगर एडीएच रिलीज नहीं हुआ वाटर लॉस होने वाला है, सिंपल, डिहाइड्रेशन होगा, सिंपल। इन हाँ रिजल्ट इन डिमिनिश्ड एबिलिटी ऑफ द किडनी, यानी किडनी डिमिनिश घटते चलेंगे। किडनी की जो एबिलिटी है, किडनी की जो खासियत है पानी को रीअब्जॉर्ब करके रखना, पानी को वापस एब्जॉर्ब कर लेना, वो जो एबिलिटी है वो डिमिनिश होगी, घटते चलेगी, है ना? जैसे अपने पढ़े थे ना डिमिनिश्ड वर्ड, कहाँ पढ़े? सेल में पढ़े थे डिमिनिश्ड वर्ड, जो अपनी जो प्राइमरी सेल वॉल रहती है सेकेंडरी सेल वॉल के आने से डिमिनिश होते चली जाती है ना, तो वही यहाँ पर है, यानी टूटते चली जाएंगी, घटते चली जाएगी। तो यहाँ यहाँ पर कैसा मतलब ले रहे हैं उसका कि किडनी की जो एबिलिटी है वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की, वो क्या हो रही है? धीरे 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 कम होते चली जा रही है। क्यों? क्योंकि एडीएच नहीं है, एडीएच की वजह से ही तो किडनी क्या कर रही थी? वाटर को रीअब्सॉर्ब कर पा रही थी। अब एडीएच है ही नहीं तो फिर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगा, सिंपल। तो एक्चुअल में वो किडनी की प्रॉपर्टी नहीं है रीअब्सॉर्प्शन करना, एक्चुअल में वो एडीएच की प्रॉपर्टी है। एडीएच क्या करता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन करवाता है, समझे ना? तो यहाँ पर उसने इसलिए बोल दिया कि अगर एडीएच का कम रिलीज हुआ तो अपने को ऐसा लगने लगेगा कि अब किडनी वाटर का रीअब्सॉर्प्शन नहीं कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी जो है, उसकी जो एबिलिटी है वाटर को रीअब्सॉर्ब करने की, वो डिमिनिश्ड होती चलेगी, घटते चलेगी। टू कंजर्व बॉडी वाटर लीडिंग टू वाटर लॉस एंड डिहाइड्रेशन। वाटर लॉस को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन यानी पानी, हाइड्रेशन यानी पानी पिलाना, गीला करना। डी बोल गया, डी लग गया उसके सामने, इसका मतलब डिहाइड्रेशन, ठीक है? चलो, दिस कंडीशन इज नोन एज डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज मेलाइटस जो अपनी शुगर रहती है, जिसको अपन शुगर बोलते हैं, वो क्या है? डायबिटीज मेलाइटस। और डायबिटीज इंसिपिडस यानी ये वाली डायबिटीज, ठीक? हाँ सोडियम और इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स है, वहाँ पे सोडियम। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स में है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन दिया तो फिर नहीं, ऐसा नहीं दिया, कुछ भी चलता ना। देखो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स का ही पार्ट है, और क्वेश्चन अगर आएगा फॉर एग्जांपल, देखो यहाँ से डिजीज वाला क्वेश्चन आ सकता है, और वहां से जो मेन जो उसने जो पूछा एडीएच के बारे में, वो वाला क्वेश्चन आने वाला। ये भी अगर मैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो ऑक्सीडेशन है स्मूथ मसल भी कांटेक्ट करता है, और फीमेल में स्मूथ मसल मतलब किसमें भी करता है? नहीं, अपने को याद रखना है स्मूथ मसल सब में नहीं, सिर्फ उसमें। किसमें? फीमेल्स के अंदर वो स्मूथ मसल है ना यूटेरस की, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ ही काम करने वाला है, बस उतना ही। It stimulate vigorous contraction of uterus in females. It stimulate, ठीक है? चलो अब देखो, सिंपल है, थोड़ा सा टॉपिक है। देखो, pineal gland. The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. ये पढ़ते थे देखे थे? मिड ब्रेन की जो स्वेलिंग थी, है ना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना, उसके जस्ट ऊपर एक स्वेलिंग जैसा दिख रहा था,
लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो पीनियल ग्लैंड था। तो वो क्या था, मिड ब्रेन के ऊपर है, इसका मतलब फोर ब्रेन के डॉर्सल साइड में। देखो फोर ब्रेन के बेजल साइड में क्या है तुम्हारा, हाइपोथैलेमस। फोर ब्रेन के बेजल साइड में हाइपोथैलेमस, उसके बेजल साइड में पिट्यूटरी, और फोर ब्रेन के बैक साइड में डॉर्सल साइड में क्या है, pineal gland. The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. Pineal secretes a hormone called melatonin. देखो मेलाटोनिन अलग है, मेलानिन अलग है। मेलाटोनिन, नींद आ रहा है इसमें, नींद सोने की अपनी है, तो ये उसका फंक्शन भी वही है, हमारी स्लीप वेक साइकिल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि हमारी स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। अगर हम दिन के बदले रात के बदले दिन में सोने लग गए तो ये साइकिल पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। कभी भी सो रहे कभी भी उठ रहे, प्रॉपर एक साइकिल नहीं है, तो ये मेलानिन का जो मेलाटोनिन का जो सिक्रीशन है ना, वो इफेक्ट होता है, उससे हमारा मेंटल स्टेट चेंज होता है, दिमाग के ऊपर असर पड़ता है उससे। ठीक है, चलो। द पीनियल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। पीनियल secretes a hormone called melatonin. Melatonin plays a very important role in the regulation of 24-hour diurnal rhythm of our body. यानी 24 घंटे की जो रिदम है ना हमारा, 24 घंटे की जो साइकिल है, उसको कंट्रोल करता है कि हमको कब भूख लगना है, हमको कब नींद आना है, हमने हमारा एक्टिविटी कब हाई रहना है ना। तुमने देखे होगा ना, सुबह सुबह के टाइम पर दिमाग एकदम फ्रेश रहता, मूड एकदम फ्रेश रहता। अब जैसे अपन 12 बजे 2 बजे तक जाते तो एकदम हम सुन हो जाते हैं, एकदम दिमाग कुंद हो जाता पूरा, फिर अपन रेस्ट कर लेते आधा घंटा, फिर फ्रेश हो जाते। तो ये जो पूरी साइकिल है, ये कौन मेंटेन कर रहा है हमारी, ये मेलाटोनिन, जिससे अपने को क्या आएगी, नींद आएगी। समझे बात? तो डॉक्टर अगर फॉर एग्जाम्पल नींद नहीं है ना, तो इसका वो देते, गोली देते मेलाटोनिन की, जिससे नींद आती है जल्दी। समझे बात? रात में पढ़े नींद में सो गए, हाँ एकदम से तुम चेंज कर रहे, कभी कुछ कर रहे कभी कुछ कर रहे, कभी रात में पढ़ रहे कभी दिन में पढ़ रहे, पूरी साइकिल उससे डिस्टर्ब हो जाने वाली है। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, एक आध रात में पढ़ने की कोशिश करो तो तुमको नींद आना चालू हो जाएगी, क्योंकि अभी तुम्हारी साइकिल बनी हुई प्रॉपर हो। तुम ऐसा नहीं कर सकते कभी भी पढ़ लिए कभी भी सो गए, तुमको तुम्हारी साइकिल मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर तुम रात में पढ़ते तो रात में ही पढ़ो, अगर दिन में पढ़ते तो दिन में ही पढ़ो, क्योंकि वो फिर वो सिक्रेशन होता है ना मेलाटोनिन का, अगर उसका सिक्रेशन इफेक्ट हुआ तो तुम्हारी नींद इफेक्ट होगी, नींद इफेक्ट हुई, ब्रेन को प्रॉपर अगर रेस्ट नहीं मिला तो प्रॉपर काम नहीं करने वाला। तो जो इंसोम्निया के पेशेंट है, जिनको नींद नहीं आती, तो उनको डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं, उनको डॉक्टर्स मेलाटोनिन की गोलियां देते हैं। ठीक है, चलो। The pineal gland is located on the dorsal side of the forebrain. Pineal secretes a hormone called melatonin. Melatonin plays a very important role in the regulation of 24-hour diurnal cycle. Diurnal cycle, rhythm of our body. For example, it helps in maintaining the normal rhythm of sleep-wake cycle. है सोना और उठने की जो साइकिल है अपनी, उसको मेंटेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल तुम जैसे 5 बजे 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे उठने की बजाय तुमने अगर 3 बजे से उठना चालू कर दिया तो तुमको नींद आएगी, बाद आती ना नींद। क्यों आ रही नींद? क्योंकि मेलाटोनिन को मालूम है कि तुम्हारी जो साइकिल है वो पूरी कंप्लीट हुई, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए तुमको नींद आ रही। समझे? इस तरीके। बॉडी टेम्परेचर। अब देखो बॉडी टेम्परेचर जो है एक्चुअल में कौन मेंटेन करता है, अपना हाइपोथैलेमस। तो बॉडी टेम्परेचर आया नाम तो वहीं पर देना है। तो जो डबल फंक्शन आएंगे ना, तो उसमें तुमको देखना है कि कौन सा जो ग्लैंड है एक्चुअल में वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। देखो अगर बॉडी टेम्परेचर में क्या हुआ, देखो इसके दो तरीके के सवाल आ सकते हैं। एक तो अगर ये बोल दिया कि बॉडी टेम्परेचर कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड मेंटेन करता है, तो तुमको हाइपोथैलेमस बोलना है। क्या बोलना है, बोलो हाइपोथैलेमस। अब देखो सिर्फ बॉडी टेम्परेचर का क्वेश्चन आना मुश्किल है, सिर्फ एक ही फंक्शन पर क्वेश्चन आना मुश्किल है। कैसा देगा, बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आ गया तो तुमको हाइपोथैलेमस से ट्रीट करना है। लेकिन अगर ऐसा दिया कि बॉडी टेम्परेचर, ये बहुत मुश्किल है ये चीज आना। बॉडी टेम्परेचर दे दिया, उसके साथ ऑप्शन में दे दिया हाइपोथैलेमस। बॉडी टेम्परेचर कौन सा हार्मोन कौन सा ग्लैंड मेंटेन करता है, बोले बॉडी टेम्परेचर को कौन सा ग्लैंड मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, साथ में दे दिया हाइपोथैलेमस और दे दिया पीनियल, तो फिर दोनों जाएंगे ऑप्शन। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी दोनों, और डी ऑप्शन में है तुम्हारा नन। ठीक है, हाँ बिल्कुल वही तो बोल रहा ना मैं। अगर पूछा कि भाई बॉडी टेम्परेचर को कौन से ग्लैंड्स कंट्रोल कर सकते हैं, तो अपन हाइपोथैलेमस भी बोल सकते हैं, पीनियल ग्लैंड भी बोल सकते हैं, दोनों भी आएंगे उसके लिए।
लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है, बहुत, क्योंकि पीनियल ग्लैंड का वो प्राइमरी फंक्शन नहीं, हाइपोथैलेमस का क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, उसको थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं ना, तो इसीलिए वैसा तो वो पूरी की पूरी लाइन देगा तुमको एनसीईआरटी की लिखकर। हाँ अब देखो बॉडी टेम्परेचर के साथ साथ उसने अगर वो दे दिया, यानी तुमको हर ग्लैंड का एक जो एकदम प्राइमरी फंक्शन है वो पकड़ना है। जैसे आज फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग अपने हाइपोथैलेमस के अलावा पूरे सबक में कहीं पर नहीं पढ़े, डायूरेनल साइकिल के बारे में इसके अलावा कहीं नहीं पढ़ने वाले, तो अपन वो डायूरेनल साइकिल को पढ़ो, 24 आवर स्लीप वेक साइकिल को पकड़ लो, तो अगर लाइन पूरी आती है कि उसने अगर इसके साथ में अगर 17 ऑप्शन दिया, नहीं नहीं ब्रेन करता था वो ब्रेन दिया हुआ था, तो ब्रेन का भी पार्ट है ना पीनियल ग्लैंड है, तो ब्रेन दिया हुआ था, वो ब्रेन में दिया हुआ था, वो नॉर्मल है, उतना उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ग्लैंड्स में यही समझना है, वो नहीं पूछेगा तुमको ब्रेन क्या करता है, ब्रेन के जो दूसरे फंक्शन है पर्टिकुलर। देखो अब एग्जाम अपना नॉर्मल सुनिए ना, कि भाई तुमको कुछ भी पूछेगा एकदम जनरल बात है, अच्छा बताओ स्लीप वेक साइकिल कौन करता है, तुम सोते थे किसकी वजह से, ऐसा नहीं, जो अंदर जो पार्ट है, जो छोटे छोटे पार्ट है उसके बारे में जाकर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा, ताकि मालूम पड़े कि तुमने एनसीईआरटी की लाइन पढ़कर याद कर आए या नहीं आए। समझ, ठीक है, तो अपन ने बोल दी 24 आवर स्लीप वेक साइकिल, जिसका सबसे मेन काम है ना, 24 आवर साइकिल और स्लीप वेक साइकिल जिसका सबसे मेन काम। इसके अलावा देखो बॉडी टेम्परेचर भी आ गया इसमें, इन एडिशन इसके अलावा क्या आ गया, मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, प्रॉपर तरीके से मेटाबॉलिज्म डाइजेशन वगैरह सारा चलाएंगे, ठीक है। और पिगमेंटेशन, अब देखो पिगमेंटेशन मेलानिन का फंक्शन भी पढ़े अपन, है ना, इसका भी आ गया, तो इसीलिए बोल रहा मैं कि इसका मेन फंक्शन पकड़ लो तुम, बस बाकी लात मारो, टेंशन नहीं लेने नहीं, जनरली इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आते, जनरली इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, पूरी की पूरी 4-5 फंक्शन एक साथ देगा और बताएंगे कि बोलो कौन सा हार्मोन ये काम करता है, समझो। हाँ अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे देखो इसके अंदर उसने स्लीप वेक साइकिल दे दिया, बताओ कौन सा ग्लैंड स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है, तो तुमको बोलना है पीनियल, बस। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो एक भी दे सकता है, लेकिन अगर उसको देना ही है तो फिर वो सारी लाइन देगा, ऐसा नहीं उठा सकता कि अभी पिगमेंटेशन बताओ, पिगमेंटेशन कौन सा ग्लैंड रेगुलेट करने वाला है, तो फिर तो 2 ऑप्शन में अटक गए, उसको भी मालूम है ना, वो भी एनसीईआरटी अपने ज्यादा मरतबा पढ़ चुका है ना, तो कि ये एनसीईआरटी में 2 जगह दिया हुआ है करके। हाँ बिल्कुल, उसका एक ही फंक्शन है इस तरीके से, पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन दे दिया, स्किन। हाँ तो देखो बच्चे क्यों डरते सबक से, क्योंकि इस सबक में एक अलग अलग हार्मोन के सेम फंक्शन, तो याद करने में बहुत मुश्किल जाती है, तुम इस तरीके से कंफ्यूज मत हो, तुम यहाँ पर जो पूरे पीनियल का सिर्फ एक ही फंक्शन, पीनियल का नाम लेते थे, तुम्हारे दिमाग में मेलाटोनिन आने को ना और नींद आने को, बस खत्म, बस खत्म, तो तुम्हारे दिमाग में नींद आने को ना, मेलाटोनिन आने को ना, और तुमको नींद आने को ना, बस खत्म, उसके अलावा बॉडी टेम्परेचर पिगमेंटेशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं, सिंपल। तो ये इस तरीके से सबक आसान हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो तुम्हारे से इजी क्वेश्चन आने वाला है, और तुम डर कर नहीं इतने फंक्शन है, बॉडी टेम्परेचर भी दिया यार, क्या दिमाग खराब है, हाँ तो बातें सुनाने से अच्छा, दिमाग खराब करने से अच्छा है छोटी छोटी चीजें पहले दिमाग में बिठाकर याद कर लो, बाद में अगर वो सारी चीजें याद रखती है, क्या बोले, आ सकते 2 भी आ सकते, बड़ा सबक। अब तो अब वेटेज बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब वो भी चलेगा ना, कौन, न्यूरल में से आई ईयर चलेगा ना, तो पहले भी वैसा क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, उस पर से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे थे आई और ईयर पे से, चल ठीक है। For example, it help in normal rhythms of sleep wake cycle, body temperature, in addition, metabolism, pigmentation, the menstrual cycle as well our defense capacity। तो देखो हम अच्छे से प्रॉपर नींद लेंगे, दिमाग को सुकून मिलेगा, तो प्रॉपर हेल्दी रहेंगे तो डिफेंस मैकेनिज्म अच्छे से काम कर पाएंगे, और नींद नहीं लेंगे तो हम गले गले ऐसा रहे, नींद आ रही पूरा ऐसा चलेगी, हाँ तो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, तो तुम्हारा जो डिफेंस मैकेनिज्म, जो लड़ने की क्षमता है बॉडी के अंदर जो है ना, वो अफेक्ट हो जाएगा, समझ पा रहे ना बात। तो इसका मेन फंक्शन सिर्फ एक ही याद रखेंगे, और वो क्या है तुम्हारा, सिर्फ और सिर्फ स्लीप वेक साइकिल, खत्म। मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो जो रिप्रोडक्टिव साइकिल रहती है फीमेल्स के अंदर, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाँ ये नहीं याद करना है ना, ये सारी चीजें दूसरे भी करते हैं ना, इसीलिए इसको तुमको इग्नोर मारो, सिर्फ एक ही काम करो तुम, याद रखेंगे स्लीप वेक साइकिल, डाययूरेनल साइकिल, 24 आवर रिदम साइकिल, किसका देखो। इन एडिशन टू मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, यानी इन्फ्लुएंस उसके ऊपर भी, मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालेगा, अगर तुम प्रॉपर सोए, प्रॉपर नींद लिए, तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, पाचन तंत्र बोलते हैं ना अपन जिसको, हाँ डाइजेशन, वो भी क्या रहेगा, एक प्रॉपर रहेगा,
तुमने नींद प्रॉपर नहीं ली, कभी तुम सो रहे कभी उठ जा रहे, तो फिर तुम्हारा डाइजेशन भी अफेक्ट होगा, तुमको फूड प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा। उसके अलावा पिगमेंटेशन, तुम्हारी स्किन की जो पिगमेंटेशन है, ये आंखें काली हो जाती है, ये हो जाती है, ये तो याद रखने के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पिगमेंटेशन एकदम सेकेंडरी फंक्शन है उसका। द मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब प्रॉपर नींद नहीं हुई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अफेक्ट होगी, इरेगुलर, बस वही बात है। एज वेल एज द डिफेंस कैपेसिटी, और जो तुम्हारी प्रॉपर नींद नहीं हुई तो तुम्हारी जल्दी बीमारी लग सकती है। तुमने सोना बंद कर दिया, फॉर एग्जाम्पल सोई नहीं रहती, नहीं मैंने बोला आज से सोना छोड़ दिए, एग्जाम तक 7 महीने सोने के नहीं बोले, तो तुम अभी 7 महीने क्या 7 दिन के बाद में बीमार होकर पड़ जाएगी। बिल्कुल। तो अगर तुम नींद ही नहीं लेंगे तो प्रॉपर दिमाग को क्या बोले, अपने को 12th में क्या दिया है कि हेल्थ क्या है, हेल्थ सारे एस्पेक्ट है, तुम्हारी मेंटल स्टेट भी हेल्दी रहने को है, तब जाकर तुम हेल्दी कहलाए। ऐसा नहीं है बस तुम अच्छे हट्टे कट्टे दे रहे हो तुम हेल्दी है, नहीं, इसका मतलब ही नहीं। इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पे, तीनों तरीके से अगर तुम हेल्दी है तो उसका मतलब तुम हेल्दी है। बिहेवियरल लेवल पे सारी तरीके से अगर तुम हेल्दी है तो तब जाकर तुम हेल्दी कहलाते हो, वाकई में हेल्दी है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम फिजिकली फिट है, दिमाग से पागल, एक पागल है फिजिकली मजबूत है, अच्छा हट्टा कट्टा है, लेकिन उसको हेल्दी बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, है ना। इस तरीके से अगर तुमने सोना छोड़ दिए तो तुम्हारी ये सारी साइकिल्स अफेक्ट होना चालू है। लेकिन तुमको पीनियल ग्लैंड का नाम आने से क्या याद है, सिर्फ पीनियल ग्लैंड का नाम आते से ही तुमको नींद आने, मेलाटोनिन और नींद खत्म। ठीक है, चल अब थायराइड ग्लैंड को पहले अपन उसकी एनाटॉमी वगैरह क्या रहता है वो देख लेंगे, उसके बाद पढ़ें, ठीक।